ठीक है, तो अब हम लोग जो है देखेंगे फिक्स्ड बीम कैरिंग है एसेंट्रिक पॉइंट लोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सामने में दिख रहा होगा एक डब्लू लोड है जो सेंटर पे नहीं लग रहा है, सेंटर से कुछ दूर लग रहा है और ए दूरी पे लग रहा है, और उसका बी जो सपोर्ट है उससे दूरी जो है बी है, जो आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो कोई एसेंट्रिक पॉइंट लोड लगता है तो उसके लिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो हम लोग पहले बनाते थे कि सिंपली सपोर्टेड मान के कि इसके जो सिंपली सपोर्टेड है एंड्स जो है सिंपली सपोर्टेड, तो ऐसा होता था सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, कोई एसेंट्रिक पॉइंट लोड के लिए डायग्राम ऐसा होता था। और ये जो बीच का वैल्यू है ये WAB/L होता था ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है WAB/L ये होता था। अब जो है तो ये हम लोग का ये डायग्राम बन गया, मतलब म्यू डायग्राम जो लोडिंग की वजह से डायग्राम होता है। अब हम लोग बनाएंगे कि कोई जो सिर्फ मोमेंट्स की वजह से डायग्राम होता है वो बनाएंगे। इसमें दिख रहा है कि लोड इस तरफ है तो MB ज़्यादा होगा और इधर MA कम होगा, क्योंकि लोड जो है इस साइड में B के साइड में ज़्यादा है, तो MB को थोड़ा सा ज़्यादा बना के बढ़ा देंगे और MA को जो है थोड़ा कम बना के और इसको मिला देंगे। तो ये हम लोग का जो हम हो गया ये म्यू डैश डायग्राम हो गया, मतलब मोमेंट्स की वजह से जो डायग्राम हो गया। MA यहाँ पर लिख दिए, यहाँ MB लिख दिए। ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, यहाँ पे आड़े है तो यहाँ पे आड़े ऐसे बना देंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। यहाँ से यहाँ तक कोई भी लोड नहीं है तो ऐसे बना दिए। फिर यहाँ पे एक नेगेटिव लोड W डाउनवर्ड लग रहा है तो इसको ऐसे बना दिए। फिर यहाँ से इस पॉइंट तक कोई लोड नहीं है तो इसको ऐसे बना दिए। ठीक है, और यहाँ पे ये RB के बराबर होगा। अब ये आड़े भी हम लोग को नहीं पता है, RB भी नहीं पता है, MA भी नहीं पता है, MB भी नहीं पता है, MA भी नहीं पता है। ये सब हम लोग को निकालना है 4 चीज़। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले वही करते हैं जो अपना इक्वेशन है कि A=A', इसको यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, कि इसका जो एरिया होगा जो लोडिंग की वजह से एरिया होता है वो एरिया और जो मोमेंट्स की वजह से जो एरिया हो दोनों बराबर होगा। तो इसका जो ये एक ट्रायंगल है इसका एरिया होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना आधार मतलब L, और ये ऊंचाई इसका WAB/L था तो ये हो गया, है ना, वो लोडिंग वाला एरिया हो गया। और ये जो ये एक ट्रापेजॉइड है ना, ये जो म्यू डैश डायग्राम जो है ट्रापेजॉइड है, MB ज़्यादा है दिख रहा है ना, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल गुना ऊंचाई होता है ना, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो ये पैरेलल साइड जो है मतलब समानांतर भुजा जो है MA/MB है समलंब का, और ये जो हाइट है इसका L है, तो 1/2 इंटू MA + MB इंटू L हो गया। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर दिए तो इसमें L से L कट जाएगा, 1/2 से भी 1/2 ये कट जाएगा, तो बचेगा MA + MB = WAB/L। एक इक्वेशन आ गया हम लोग का। अभी MA/MB नहीं निकला, बस MA/MB में एक रिलेशन आया है। ऐसे ही एक और रिलेशन आएगा जब हम लोग पुट करेंगे x बार डैश, एक रिलेशन और आएगा और दोनों रिलेशन से हम लोग MA/MB निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका चूँकि x बार निकालना और x बार डैश निकालना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो ये जो है आपका ये म्यू डैश डायग्राम मोमेंट की वजह से डायग्राम है, तो ये निगेटिव होता है, तो ये पूरा चीज़ नीचे होता है ना, लेकिन यहाँ पे जो है हम थोड़ा ऊपर दिखा के हैं क्योंकि इसको ओवरलैप करते हैं ना, ये देखो ये ऊपर बना के दिखाया हुआ है, होता तो ये निगेटिव है नीचे में होता है, लेकिन हम लोग ऊपर दिखाते हैं। तो ये जो है आपका यहाँ जो है ये बना हुआ है मोमेंट्स के वजह से जो डायग्राम है ऐसा है। तो इसको जो है इसका हम लोग को CG निकालना है, तो हम लोग वो वाला फार्मूला लगाएंगे। CG का निकालने का फार्मूला होता है ना, ये देखो A1x1 बार प्लस A2x2 बार डिवाइड बाई A1 + A2, ऐसा करते थे ना, तो वो लगाएंगे। तो इस ट्रापेजॉइड का लिए रेडीमेड फार्मूला तो नहीं है हमारे पास अभी, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, एक ये रेक्टेंगल और ये एक ट्रायंगल। ठीक है, ये पहला हो गया रेक्टेंगल और ये दूसरा ट्रायंगल। तो इसको ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा MA × L इंटू L/2, इसका CG, इस रेक्टेंगल का CG यहाँ पे L/2 पे होगा, प्लस ये जो अपना ये ट्रायंगल है इसका ये हाइट जो होगा वो होगा MB - MA, है ना, ये हाइट जो होगा तो वो 1/2 गुना L इंटू MB - MA लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटू ये इस पॉइंट से इस ट्रायंगल का CG का डिस्टेंस कितना होगा, इधर से L/3 होता है तो इधर से 2L/3, ये 2L/3 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई टोटल एरिया इन दोनों का A1 + A2 कर दिए, है ना। तो इसको जो सॉल्व किए तो ये इस नेटन में आया, इतना आया। ठीक है, फिर अब इसका CG निकालेंगे, तो इसको भी 2 पार्ट में बांट दिए, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें भी वही फार्मूला लगा दिए, A1x1 बार प्लस A3 मतलब इसमें तो A1x2 हो गया था, A1A2 हो गया था, तो A3x3 लगा दिया, है ना। x बार का जो निकालने का फार्मूला आप जो मैकेनिक्स में पढ़े होंगे तो वो यहाँ अप्लाई होगा। तो इसको जो हम लोग x बार निकाल दिए हम लोग। ठीक है, x बार निकालते हैं तो पहले इस A1x1 कर देना, तो पहले ये एरिया
गुना इसका सी जी, तो ये एरिया इसका लंबाई ये हो जाएगा, ए है ना, ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो वही लगा देंगे 1/2 गुना ए इंटू ये हाइट, इसका जो हाइट है, तो हाँ हाइट की जगह पे वो सी डी लिख दिया है उन्होंने, तो बाद में लिखेगा कि वो ए बी बाई एल होता है, इंटू ये यहाँ से इसके इस पॉइंट से इसका सी जी का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से इधर से 2a/3 होगा, इधर से a/3 होगा, l/3 पे होता है ना, तो यहाँ ये डिस्टेंस l है, ए है, तो इधर से जो है a/3 होगा, तो इधर से 2a/3 पे इसका सी जी होगा, है ना, इस एरिया का सी जी जो होगा, तो ये 2a/3 यहाँ पे कर दिया है, प्लस 1/2, अब ये एरिया निकाला है, तो ये इसका लंबाई ये b है, गुना ये, फिर ये हाइट जो है सी डी के बराबर है, जो WAB/L है, जो हम लोग जानते हैं, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसका जो सी जी होगा, इसका जो सी जी यहाँ पे मान लो होगा, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस ए प्लस समथिंग होगा, तो प्लस समथिंग कितना होगा, ये इस ट्रायंगल का कभी भी सी जी कितना होता है, यहाँ से बेस से b/3 पे होता है, तो a + b/3 हो जाएगा, ये a + b/3 ये लिखा हुआ है ना, और डिवाइड बाई a1 + a2 दोनों का एरिया का सम, तो इसको इन्होंने सिंप्लीफाई किया, तो ये इस फॉर्म में आ गया, पहले तो इतना आया, फिर इसको भी और तोड़ा गया, है ना, तो यहाँ पे इस फॉर्म में आया, फिर यहाँ से इस फॉर्म में आया, 2a + b था, तो 2a को a + a लिख सकते हैं, तो a + a/b हो गया, तो a + b को l लिखते हैं, तो ये a + l/3 होगा, इस फॉर्म में लाया गया कि सिंप्लीफाई हो जाए, तो ये x बार आया आपको a + l/3 और x बार डैश आया आपको ये इतना, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे अब हम लोग, देखिए इसको इक्वेट कर दिया गया है ना, x बार x बार डैश = x बार, या जो भी लिखिए पहले इसको लिखिए, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया गया, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे ma + 2mb है ना, ऊपर वाला जो है, क्योंकि ma + mb जो है वो पहले आ चुका है, WAB/L होता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है उन्होंने, ma + mb जो है उसका वैल्यू WAB/L जो है यहाँ पुट कर दिया गया है, तो ma + 2mb जो है उसका वैल्यू निकाल के सिंप्लीफाई करके इतना आ गया, तो ma + mb निकल आया हुआ था, ma + 2mb आ गया, ये क्वेश्चन 2 है, और वो पहले वाला क्वेश्चन 1 था, तो ma + mb पता है हम लोग को, ma + 2mb का आ गया, तो उन दोनों को जो है हम लोग घटा देंगे दोनों इक्वेशन को, तो इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 करेंगे, तो हम लोग का mb निकल जाएगा, है ना, ma तो कैंसिल ही हो जाएगा, mb इतना आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई किए, तो mb आ गया आपका WA² ठीक है, फिर उसको ma + mb = इतना था, तो उसमें जो है mb = हम लोग उसमें जो है हम लोग mb की जगह पे जो वैल्यू निकल के आया है WA²b/L², तो वो पुट कर दिए, तो ma जो हम लोग का निकल जाएगा, तो वो आ गया WAB²/L²। इसको याद करने का यही तरीका है कि मतलब जिस तरफ निकाल रहे हैं उस तरफ जो है स्क्वायर नहीं होगा, जैसे b पे निकाल रहे हो तो a पे स्क्वायर है ना, इसमें a पे निकाल रहे हो तो देख रहे हो कि b पे स्क्वायर है, a पे स्क्वायर नहीं है, तो इस तरह से याद रखिए। तो इस इक्वेशन से दिख भी रहा है हम लोग का कि अगर a जो है b से बड़ा होगा तो mb जो है मोर देन ma होगा, इस इक्वेशन दिख रहा है, क्योंकि स्क्वायर जो है हमेशा अपोजिट वाले पे है, तो अगर a बड़ा हो रहा है b छोटा है, तो अपने आप ही आपका हो जाएगा कि mb बड़ा हो जाएगा ma छोटा हो जाएगा, है ना, इस इक्वेशन से भी दिख रहा है हम लोग को, जो फिगर में भी दिख ही रहा था कि अगर इस साइड होगा उस साइड मोमेंट ज़्यादा होगा, है ना, और जिधर से दूर होगा उधर मोमेंट कम होगा, ठीक है। तो ma mb तो हम लोग का निकल गया, अब आड़े भी निकालना होगा, तो आड़े भी निकालने का वही तरीका है कि सारे एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट से, यहाँ पे ए पे क्या है, पॉइंट ए पे सारे लेफ़्ट साइड मोमेंट, मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को इक्वेट कर दिया उसने, सारा क्लॉकवाइज मोमेंट जो इतना था, एंटी क्लॉकवाइज इतना था, इसको इक्वेट किया, तो आड़े इतना आया है, ma mb के टर्म में है अभी ये, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अभी ma mb के टर्म में है, तो उसको ma mb के टर्म में ही रहने दिया है, क्योंकि आगे जाके वो सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। इसका थोड़ा आपको जो है इतना जल्दी याद नहीं होगा, इसको थोड़ा सा इसके में कुछ पॉइंट आपको याद रखना होगा, इसके डेरिवेशन में थोड़ा लंबा होता है, पता नहीं आप लोगों के सिलेबस में ये ऐसा पूछता है कि नहीं, लेकिन एसेंट्रिक वाला तो हम देखे नहीं, कहीं पूछा है, हो सकता है कहीं पूछा होगा, एक बार देख लेना, इसका थोड़ा लंबा हो जाता है ना। जनरली पॉइंट लोड, सेंट्रल पॉइंट लोड और यूडीएल वगैरह का पूछता है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछेगा वो 2-3 लोड, एक से पॉइंट लोड जो है एक साथ वर्क करता है, तो उस पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए एक सेक्शन लेता है, जैसे निकाला जाता है, आड़े जो है ma mb के फॉर्म में आ चुका है ना, तो अब जो है हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में आएंगे, तो कोई सेक्शन जो है
ना, सेक्शन एक सेक्शन जो है एक्स दूरी पे हम लोग ये मान लिए। अब यहाँ पे हम लोग को मोमेंट निकालते हैं तो वो होगा आर ए इंटू एक्स, और ये एम ए माइनस में होगा, है ना, क्योंकि ये आर ए के वैसे क्लॉकवाइज होता है और एम ए जो है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एम एक्स इतना होता है, हम लोग जानते ही हैं, ई आई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, वो हो गया आर ए इंटू एक्स माइनस एम ए, है ना। तो इसको आर ए का जो वैल्यू हम लोग को एम ए एम बी के टर्म में आया तो वो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। अब आपको समझ में आएगा क्यों एम ए एम बी के टर्म में ही रहने दिया है, क्योंकि आगे तो ये माइनस एम ए से होना ही है ना इसको, तो ये सिंप्लीफाई होगा, है ना। तो ये सिंप्लीफाई करता गया इसको, है ना, एम ए एम बी का जो वैल्यू है वो पुट करते रहे हम लोग, ये सिंप्लीफाई हो के ये यहाँ के बाद जो है इस जगह इतना में आ जाएगा, इसलिए डॉट ये लाइन दे दिए हैं, ये पार्ट अलग है, इसका कंटिन्यूशन यहाँ पे है ना। तो ये सिंप्लीफाई होके यहाँ आया, एल के जगह पे यहाँ पे जो है ए प्लस बी पुट कर दिया, तो एल स्क्वायर की जगह पे पुट करना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इतना होता है। तो वो सारा पुट कर देने के बाद ये सिंप्लीफाई होके इतना आ जाएगा। अभी भी ये ई आई डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर ही का टर्म आया है, ठीक है। अभी इसको इंटीग्रेशन सब बचा हुआ है, तो उसने जो आया था उसको इंटीग्रेट किया, तो एक सी वन कॉन्स्टेंट आया, सी वन को हटाने के लिए एक्स इक्वल टू जीरो डिवाइड डी एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया, तो सी वन जीरो हो गया। फिर तो ये डी एक्स का इक्वेशन हम लोग का बिना कांस्टेंट का वाला निकल गया। अब इसको एक बार और इंटीग्रेट किए तो वाई के टर्म वाला इक्वेशन आ गया, फिर सी टू आ गया। उसको ख़त्म करने के लिए एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो पुट किए, तो सी टू भी हम लोग का ज़ीरो हो गया। तो हम लोग का वाई का इक्वेशन फाइनल बन गया, और डिवाइड एक्स का इक्वेशन भी बना हुआ है। निकालना क्या होता है हम लोग को, डिफ्लेक्शन ही मेनली निकालना है। डिफ्लेक्शन भी जो हम लोग को लोड के नीचे निकालना है, तो लोड कहाँ पे लग रहा है, एक्स इक्वल टू ए पे, एक्स इक्वल टू ए पे वाई के इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना। तो वाई इक्वल टू वाई सी निकल जाएगा, मतलब सी पे डिफ्लेक्शन, तो वाई की जगह पर वाई सी और एक्स की जगह पे सब जगह पे जहाँ जहाँ पे एक्स था, जैसे यहाँ पे एक्स था तो एक्स की जगह पे एक ही रख दिया, है ना। यहाँ पे एक्स था तो एक्स की जगह पे एक ए स्क्वायर रख दिया। इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए, है ना, ये वाई सी, तो ये वाई सी जो है हम लोग का सिंप्लीफाई इतना आ गया, डब्ल्यू ए क्यू बाई 3EIL3, है ना। तो ये इतना हो गया हम लोग का, ठीक है। ये वाई सी निकल गया, लेकिन हम लोग को ये जो वाई सी निकला ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। एक बार हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि मैक्स, क्योंकि जो ये है ना अपना फिक्स बीम है, लोड यहाँ पे लग रहा है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि इसी के नीचे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऐसे, तो यहाँ पे हो सकता है कम डिफ्लेक्शन हो, इससे पहले ही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो, है ना। यहाँ पे स्लोप ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो, वहाँ पे स्लोप ज़ीरो हो जाता है। तो स्लोप वाला जो इक्वेशन है उसको जो हम लोग ज़ीरो पुट करेंगे तो पता चलेगा किस एक्स डिस्टेंस, एक्स का जो वैल्यू आएगा उसको पता चलेगा कि किस एक्स डिस्टेंस पे जो है डिवाइड डी एक्स ज़ीरो हो रहा है। तो वो हम लोग वो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग का, तो उस एक्स के वैल्यू के लिए हम लोग वाई मैक्सिमम निकाल लेंगे, कितना वाई आएगा, है ना। वो वाई मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का वैल्यू बताएगा। तो उसके लिए हम लोग डिवाइड एक्स को टू ज़ीरो पुट करेंगे। अब ये हम लोग को ध्यान रखना होगा कि वो पोर्शन कहाँ पे होगा। जैसे अपने वाले सिचुएशन में चूँकि ये लोड इस तरफ लग रहा है ना, इस बी की तरफ लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम इस यहाँ पे होगा, यहाँ पे इधर नहीं होगा, है ना। अगर ये लोड इधर होता तो इस पोर्शन में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता, ठीक है। तो हम लोग जो है डिवाइड एक्स के जगह पर ज़ीरो पुट किए। अब जो सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स का एक वैल्यू आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई किए, देखिए एक्स का एक वैल्यू आ गया, ये आ गया, है ना। तो एक्स इक्वल टू 2a/L होगा, जो वहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो एक्स की जगह पे इतना वाई वाले इक्वेशन में रखेंगे तो वाई मैक्स हम लोग आ जाएगा। तो वाई की जगह पर वाई मैक्स रख दिए, और जहाँ पे एक्स था, जैसे ये एक्स का वैल्यू ये 2a/ इतना है, ये एक्स की जगह रख दिए, यहाँ पे एक्स था इतना रख दिए, इसको सिंप्लीफाई किए तो इतना आया, तो वाई मैक्सिमम इक्वल टू इतना आ गया। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इतना होगा, ये आपको याद रखना होगा पॉइंट लोड के केस में। और लोड के नीचे जो डिफ्लेक्शन होगा, जस्ट लोड के डायरेक्ट नीचे में जो होगा वो इतना होगा, है ना, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाई सी, है ना, वाई सी जो दिया हुआ है ये लोड के जस्ट नीचे होगा। और फिर जो ये एम ए एम बी जो है हम लोग का जो निकल के आया है वो तो हम लोग को याद रखना ही होगा, ये वैल्यू, ठीक है, ये सब, है ना। तो ये सब हम लोग को याद रखना होगा। ये एम बी है हम लोग का, और इसी एम बी में एम बी आर ए ये सब निकल गया है। तो ये सब जो है हम लोग यहाँ पे सब जो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है, ये सब जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ भी हम लोग पुट कर देंगे। आर ए का वैल्यू जो फाइनल आया है वो हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पे भी पुट कर देंगे। इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि कोई भी सिचुएशन देगा इसमें एसेंट्रिक पॉइंट लोड होगा, तो फार्मूला तो निकल चुका है एम ए एम बी का, तो डायरेक्टली फार्मूला निकाल के हम लोग एम ए एम बी निकाल देंगे।
लेकिन जब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाला पूछेगा तो आपको ये सब एमएमबी का वैल्यू पुट करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना होगा, है ना। फिर वाई मैक्सिमम पूछेगा तो उसका फॉर्मूला निकाल के वाई मैक्स भी बताना होगा, आर भी निकालना होगा और शियर फोर्स डायग्राम भी बनाना होगा अगर पूछेगा तो। जनरली पूछ देता है कि अगर डेरिवेशन भी होगा तब भी आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखाना होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछेगा अगर उसमें पूछा होगा कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कीजिए तो आपको बना के बताना होगा। नहीं पूछा होगा, सिर्फ वैल्यूज़ पूछा होगा कि वाई मैक्स बताइए तो वो आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से एसेंट्रिक पॉइंट लोड के लिए हम लोग देख लिए कि एमएमबी कितना होगा और उसका डायग्राम कैसा बनेगा, डिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है वो देख लेते हैं। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए फिक्स बीम ए बी ऑफ लेंथ 3 मीटर कैरीज ए पॉइंट लोड 48 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। 3 मीटर लेंथ है और 2 मीटर की दूरी पे लोड लगा हुआ है, मतलब ए 2 मीटर हो गया अब बी 1 मीटर हो जाएगा, है ना। इसका ई आई का वैल्यू दिया हुआ है। इफ द फ्लेक्सिबिलिटी ई आई ऑफ द बीम इज़ इतना इंटू इतना, डिटरमाइन द फिक्स्ड मोमेंट एम बी पूछा हुआ है और डिफ्लेक्शन अंदर लोड तो पूछा हुआ है, मतलब वाई सी पूछा हुआ है। फिर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा हुआ, वाई मैक्स पूछा हुआ है और पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मतलब जहाँ पे वाई मैक्स आया है वो डिस्टेंस क्या है, एक्स के तक क्या होगा वो नहीं पूछा हुआ है ना। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एम बी के लिए आप फार्मूला लगा दिए तो एम बी निकल गया, वाई सी का जो है ये फार्मूला लगा दिए तो ये निकल गया, है ना। और जो ये वाई मैक्स का ये वाला फार्मूला लगा दिए तो ये आ गया वाई मैक्स। और जहाँ पे मैक्सिमम वाई मैक्स होता है उस फार्मूला के एक्स के लिए देखे होंगे पीछे में आया होगा कि इतने एक्स पे जो है वाई मैक्स है तो वो निकाल दिए तो वो आ गया, ठीक है। अब जो देखेंगे केस कि जब एक से ज़्यादा लोड जब लग रहा होगा तो क्या होता है ना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो भी सेम ही होगा, है ना। 2 पॉइंट लोड के लिए दोनों का सम कर देंगे, एक बार एक के निकालेंगे फिर दूसरे के निकाल के दोनों को सम कर देंगे, ये आ जाएगा। तो ईजी केस है, कर लेंगे, ठीक है।